स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। अगर आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले के पार्ट को देख सकते हैं ताकि आज का वीडियो आपको ठीक प्रकार से समझ में आए। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, केंद्र हैं, उन स्थलों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि आज से 2000-3000 साल पहले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर एक मानव सभ्यता का विकास हुआ था जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि वर्तमान तक आज तक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत 1400 से भी अधिक नगरों की खोज की जा चुकी है और हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला जो नगर खोजा गया था वह था हड़प्पा, जो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। तो 1400 से भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। इन स्थलों में जो महत्वपूर्ण स्थल है, आज हम उन स्थलों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और आज हम लोग पहला स्थल से स्टार्ट करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग हड़प्पा नगर के विशेषताओं को सबसे पहले हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हम जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा जो है वो किस देश में है, क्योंकि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है वर्तमान के 3 देशों में पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा नगर भारत में हैं, फिर पाकिस्तान में हैं और 2 स्थल जो है अफ़गानिस्तान में खोजे गए हैं। इसलिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा जो नगर है, जो पहला नगर है, यह नगर वर्तमान के किस देश में है, तो याद रखिएगा हड़प्पा जो नगर है वो पाकिस्तान देश में है। और पाकिस्तान के कौन से प्रांत में, तो पाकिस्तान में यहाँ पर एक प्रांत है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब प्रांत में एक ज़िला है जिसका नाम है मोंटगोमरी ज़िला, जिसको वर्तमान में हम लोग शाहीवाल ज़िला कहते हैं। तो याद रखिए हड़प्पा जो नगर है वो पाकिस्तान देश में और ज़िला का नाम है मोंटगोमरी ज़िला, जो पंजाब प्रांत का एक ज़िला है जिसको वर्तमान में शाहीवाल ज़िला कहते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है रावी नदी। ये इधर वाला जो हिस्सा है नीचे की तरफ, ये रावी नदी का बायां तट है और ऊपर जो है वो रावी नदी का दाहिना तट है। तो याद रखिएगा हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो आप कहेंगे रावी नदी के तट पर है। लेकिन रावी नदी के कौन से तट पर है, बायां तट पर है या फिर दाहिना तट पर है, तो याद रखिएगा रावी नदी के बाएं तट पर है, लेफ्ट की तरफ है। यानी आपसे पूछा जाए हड़प्पा किस देश में है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस प्रांत में है, तो आप कहेंगे पंजाब। पंजाब प्रांत के किस ज़िला में है, मोंटगोमरी ज़िला में, जिसे वर्तमान में शाहीवाल ज़िला कहते हैं। और किस नदी के तट पर है, आप कहेंगे रावी नदी। रावी नदी के कौन से तट पर है, तो आप कहेंगे बाएं तट पर। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की, तो हम जानते हैं 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर की खोज की जा चुकी थी। और 1400 स्थलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा हड़प्पा दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अगर हम हड़प्पा नगर को देखते हैं तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, हड़प्पा एक नगर है। हड़प्पा नगर याद रखिएगा 2 टीलों के रूप में विभाजित था। टीला क्या होता है, जमीन के स्तर से उठे हुए भाग को हम लोग टीला कहते हैं। तो पूरा का पूरा नगर जो है जमीन के लेवल से उठे हुए स्थान पर था, यानी उसे उठा दिया गया था। और पूरा हड़प्पा नगर जो है 2 टीलों के रूप में विभाजित था। पूर्व की तरफ जो टीला था, ये आप टीला देख सकते हैं, इस टीला को पूर्वी टीला कहा गया और पूर्वी टीला को नगर की संज्ञा दी गई। पश्चिम की तरफ जो टीला था, उठा हुआ भाग, इस टीला को दुर्ग टीला कहा गया या फिर इस टीला को एबी टीला के नाम से जाना गया। याद रखिएगा पूर्वी टीला के अपेक्षा पश्चिम वाला टीला जो था वो अधिक ऊंचा था, ठीक है। और पूर्वी टीला के अपेक्षा पश्चिम वाला जो टीला था वो छोटा था। हड़प्पा नगर 2 टीलों में विभाजित था। सारा का सारा जो शहर है वो 2 टीलों के रूप में विभाजित था।
पूर्व वाले टीला को पूर्वी टीला कहा गया और पश्चिम वाले टीला को पश्चिमी टीला कहा गया। पूर्वी टीला पश्चिमी टीला की अपेक्षा बड़ा क्षेत्रफल में था और पूर्वी टीला की ऊंचाई कम थी, पश्चिमी टीला की ऊंचाई अधिक थी। याद रखिएगा, पूर्वी टीला में जितने भी व्यापारी वर्ग थे, जितने भी मजदूर थे, जितने भी श्रमिक थे, यानी हड़प्पा नगर की अधिकांश जनसंख्या कौन से टीले में निवास करती थी? आप कहेंगे पूर्वी टीला में निवास करती थी। इसलिए पूर्वी टीला पश्चिमी टीला के अपेक्षा क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक बड़ा था। और पश्चिमी टीला में याद रखिएगा, पुरोहित वर्ग या प्रशासक वर्ग यानी समाज के जो बड़े वर्ग थे, यानी समाज के जो बड़े लोग थे, अर्थात पुरोहित वर्ग या प्रशासक वर्ग जो थे वो पश्चिमी टीला में निवास करते थे। बाकी व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग अर्थात हड़प्पा की अधिकांश जनसंख्या जो थी वो पूर्वी टीला में निवास करती थी। इसलिए पूर्वी टीला को नगर की संज्ञा दी गई और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा जाता है। हम जानते हैं कि पश्चिमी टीला जो है पूर्वी टीला के अपेक्षा अधिक ऊंचे थे, इसलिए क्योंकि बाढ़ के प्रभाव से ये टीला बचा रहे या फिर बाहरी आक्रमण हो तो ये टीला सुरक्षित रहे, क्योंकि यहाँ पर पुरोहित वर्ग और प्रशासक वर्ग निवास करते थे। याद रखिएगा, पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला भी कहा गया है और मार्टिमर व्हीलर जो थे इन्होंने पश्चिमी टीला को एबी टीला भी कहा है। याद रखिएगा, जो पश्चिमी टीला था हड़प्पा नगर का वो चारों तरफ से दुर्गीकृत था, अर्थात चारों तरफ से रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यानी ये जो टीला था है ना, पश्चिम वाला टीला जो काफ़ी ऊंचाई पर था, उसके चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे 2 दीवारें घेरे हुए थे। अंदर वाली जो दीवार थी वो कच्ची ईंटों की बनाई गई थी और बाहर वाला जो रक्षा प्राचीर था, जो दीवार था, वो पक्की ईंटों का बनाया गया था। इन दोनों दीवारों के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस था कि सैनिक आराम से मार्च कर सकते थे। सवाल है कि पश्चिमी टीला को चारों तरफ से दुर्गीकृत क्यों किया गया? पश्चिमी टीला को रक्षा प्राचीर से सुरक्षित क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा नगर के जो पुरोहित वर्ग है, जो प्रशासक वर्ग है, जो उस समाज के बड़े तबके के वर्ग थे वो निवास करते थे। इसलिए इस टीला को सुरक्षा देने के लिए रक्षा प्राचीर से अर्थात ऊंचे दीवारों से घेर दिया गया था। समझ गए? इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं पश्चिम वाला टीला अर्थात दुर्ग टीला की बात करते हैं तो याद रखिएगा, दुर्ग टीला के उत्तर में एक और टीला पाया गया, छोटा सा एक और टीला पाया गया, उठा हुआ स्थान पाया गया। इस टीला को मार्टिमर व्हीलर साहब ने एफ टीला नाम दिया है। याद रखिएगा, इस टीला में 6 लाइन में 12 अन्नागार पाए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा नगर में कितने अन्नागार पाए गए हैं? आप कहेंगे 6 लाइन में 12 अन्नागार पाए गए हैं। अन्नागार क्या होता है? भवन होता है, यहाँ पर अनाज को रखे जाते हैं। तो कितने भवन थे? 12 भवन थे। ये 12 भवन एफ टीला में पाया गया जो दुर्ग टीला के ठीक उत्तर में था। याद रखिएगा, ये 6 जो अन्नागार पाए गए हैं ना, इनका दरवाज़ा रावी नदी के तट के तरफ खुलता था और इसी एफ टीला में 15 श्रमिक आवास पाए गए हैं। यानी 15 जो है वो जो मजदूर थे उन मजदूरों के रहने के लिए 15 घर पाए गए, 15 आवास पाए गए हैं। इसी एफ टीला में 8 चबूतरे पाए गए हैं बैठने के लिए, 15 औखलियाँ पाई गई हैं। औखलियाँ क्या होती है? तो इन सभी चीज़ों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये एफ टीला में, इस हड़प्पा सभ्यता में जो भी अनाज का उत्पादन होता था वो अनाज एफ टीला में जाता था और यहाँ पे काम करने वाले जो श्रमिक थे वो चबूतरों पर बैठकर अनाज को औखलियों के माध्यम से कूटते थे। कूटकर इसका सप्लाई हड़प्पा के नगरों पर किया जाता था और अधिक उत्पादन हो जाता था। अधिशेष उत्पादन जो होता था, सप्लाई के बाद जो अनाज बच जाते थे
उन बचे हुए अनाजों को इन 12 अन्नागारों में भविष्य के लिए रख दिया जाता था, ताकि हड़प्पा के नगरों पर अगर कोई आपातकालीन स्थिति आई, इमरजेंसी आई, तो इन अन्नागारों से अनाजों को निकालकर इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा ये रावी नदी की तरफ इन अन्नागारों का दरवाज़ा खुलता था। इसका मतलब हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी हड़प्पा के नगरों पर अनाजों का किया गया जो उत्पादन था, जो अधिशेष उत्पादन था, उन अनाजों को और भी देशों में और भी सभ्यताओं में व्यापार किया जाता था, उसे निर्यात किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मकानों की स्थिति को हम देखें, तो हड़प्पा के जो मकान थे, हड़प्पा नगर के जो मकान थे वो एक मंजिल भी थे और अधिकतर बहुमंजिला थे। यानी कि हड़प्पा जो थे, हड़प्पा नगर का जो मकान था वो 2 से 3 मंजिला हुआ करता था। अगर मकान बहुमंजिला है तो इसका मतलब उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी। तो याद रखिएगा, हड़प्पा के नगरों के जो मकान होते थे, उन मकानों पर जो सीढ़ियाँ होती थी वो लकड़ियों के बने होते थे। मकानों का दरवाज़ा भी लकड़ियों के बने होते थे और मकानों का जो दरवाज़ा था वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। आज की स्थिति में हमारा क्या है, तो हमारे जो मकान के दरवाजे होते हैं ना, वो मुख्य सड़क पर खुलते हैं, लेकिन हड़प्पा नगरों के जो मकान हुआ करते थे वो मकान मुख्य दरवाज़ों पर ना खुलकर, यानी मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे गली की तरफ खुलते थे। और हड़प्पा नगरों के मकानों पर खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, बल्कि रोशनदान हुआ करता था। कुछ छिद्र बना दिया करते थे ताकि रोशनी जो है वहां से आ सके। प्रत्येक मकानों पर याद रखिएगा एक रसोई घर हुआ करता था, एक स्नानागार हुआ करता था यानी बाथरूम, और एक शौचालय भी हुआ करता था। तो एक कितनी बेहतरीन सभ्यता थी, कितनी बेहतरीन नियोजन था इसका। इसलिए तो हम हड़प्पा सभ्यता को एक शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, एक नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हड़प्पा नगरों में कुछ मूर्तियां और कुछ मोहरे भी प्राप्त हुए। जैसे सबसे ज़्यादा मूर्तियां हड़प्पा नगर की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, पूरे सभ्यता का बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र का बात किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक शहर का बात किया जा रहा है, केंद्र का बात किया जा रहा है। तो मूर्तियों में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो मूर्ति है वो पुरुषों की पाई गई है। और अगर मोहरों की बात करें तो हड़प्पा नगर में जो सर्वाधिक मोहर है वो अभिलेख्य मोहर पाए गए हैं, अर्थात कुछ लिखे हुए नहीं है, चित्र अंकित वाला मोहर पाया गया है। और हड़प्पा केंद्र में ही एक मूर्ति धोती पहने प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा अगर हम नगर की बात करें तो इस हड़प्पा नगर में एक कब्र भी पाया गया है, ठीक है। इस कब्र का नाम मार्टिमर व्हीलर ने R37 रखा है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, पूछे भी गए हैं सवाल कि R37 कब्र जो है वो हड़प्पा के कौन से नगर में पाया गया है। आंसर होगा हड़प्पा में पाया गया है। R37 का मतलब क्या है? R का मतलब है रिमेनिंग 37। इसका मतलब हड़प्पा नगर के दक्षिण में टोटल 37 कब्र पाए गए, ठीक है, 37 कब्र। तो ये कब्र एक हो गया, बचा कितना कब्र? 36, यानी इसको छोड़कर और 36 कब्र पाए गए हैं। और ये जो कब्र है ना, जिसका नाम R37 रखा गया, इस कब्र की विशेषता इस 36 कब्र से बिल्कुल अलग थी, इसलिए इस कब्र का नाम मार्टिमर व्हीलर के द्वारा R37 रख दिया गया। सवाल है कि क्या विशेषता थी? तो याद रखिएगा, इस कब्र को एक ताबूत में डालकर एक बेहतरीन तरीके से दफनाया गया था। और अगर हम इस 36 के कब्र की बात करें, इन 36 कब्र की बात करें, तो इन कब्रों पर जो मुर्दों को लिटाया गया था वो याद रखिएगा पश्चिम और पूर्व की तरफ लिटाया गया था। यानी इन व्यक्तियों का जो फेस प्राप्त हुआ है, उसका चेहरा, उसका मुंह पश्चिम की तरफ था, और जो लेग यानी कि पैर प्राप्त हुआ है वो इनका पूर्व की तरफ था। लेकिन R37 जो कब्र था एक अलग कब्र था। ये जो है नॉर्थ और साउथ के रूप में दफनाया गया है, उत्तर और दक्षिण के रूप में दफनाया गया है। यानी इस पर जो मुर्दे थे उसका फेस उत्तर की तरफ और लेग था जो वो दक्षिण की तरफ,
तो ये इन 36 से इस कब्र की विशेषता बिल्कुल अलग थी और इसे ताबूत में डालकर दफनाया गया था, इसलिए इस कब्र का नाम R37 रखा गया। चलिए इसके बाद हम लोग एक और महत्वपूर्ण स्थल के बारे में चर्चा करेंगे जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह भी वर्तमान में पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? याद रखिएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंध प्रांत में एक ज़िला है, इस ज़िला का नाम है लरकाना ज़िला। लरकाना ज़िला से सिंधु नदी बहती है और यह जो स्थान है, यह जो स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये सिंधु नदी है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के यहाँ पर जो प्रांत है, स्टेट, इसका नाम है सिंध प्रांत, और यहाँ पर जो सिंध प्रांत में ज़िला है, इस ज़िला का नाम है लरकाना ज़िला। और लरकाना ज़िला से सिंधु नदी आकर बहती है, ये सिंधु नदी का बायां तट हो गया, ये सिंधु नदी का दायां तट हो गया। याद रखिएगा, सिंधु नदी का जो दाहिना तट है, उस दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो है। यानी कि आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो किस देश में है, आप कहेंगे पाकिस्तान में। किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में। और आपसे पूछा जाए किस जिला में है? लरकाना ज़िला में। और किस नदी पर? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किस तट पर? आप कहेंगे दाहिने तट पर। इसकी खोज किसने की थी? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। नोट कर लेंगे, वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का या भूतों का टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और जॉन मार्शल है ना, एक इतिहासकार है। हम जानते हैं कि जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो पर 7 बार बाढ़ आए हैं, यानी 7 बार मोहनजोदड़ो बाढ़ में डूब गया और अंत में मोहनजोदड़ो का जो पतन है वो बाढ़ के कारण ही हो जाता है। ऐसा कह रहे कौन? ऐसा कह रहे जॉन मार्शल। लेकिन एक और इतिहासकार है जिसका नाम है KOR कैनेडी। KOR कैनेडी कहते हैं कि जो मोहनजोदड़ो नगर था, यह नगर मलेरिया के प्रकोप के कारण पतन हो गया। यानी इस नगर में मलेरिया नामक बीमारी फैल गई और मलेरिया नामक बीमारी फैलने से यहाँ पर रहने वाले जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का विनाश हो गया, मोहनजोदड़ो का पतन हो गया। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई के करीब पाया जाता है। इसलिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो याद रखिएगा, भारत में मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर, कौन से स्थल से मिलता है, तो हम कहेंगे मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसके अलावा एक और इतिहासकार है जिसका नाम है स्टुअर्ट पिगट। याद रखिएगा, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर, इन दोनों नगरों को जुड़वा राजधानी कहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, इन 1400 स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो भी याद रखिएगा पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में विभाजित था। जिस प्रकार से हड़प्पा नगर पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला 2 टीलों में विभाजित था, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो भी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में विभाजित था। ठीक इसी प्रकार पूर्वी टीला में अधिकांश जनसंख्या निवास करती थी, इसलिए मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीला को नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो में रहने वाले जो अधिकांश व्यापारी वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, किसान वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, वह वर्ग पूर्वी टीला में निवास करती थी, इसलिए पूर्वी टीला का क्षेत्रफल अधिक था और पश्चिमी टीला का क्षेत्रफल कम था। पश्चिमी टीला में मोहनजोदड़ो के जो नगर के पुरोहित वर्ग थे, प्रशासक वर्ग थे, बड़े तबके के वर्ग थे, वो निवास करते थे। चूँकि यहाँ पर बड़े तबके के वर्ग निवास कर रहे थे, तो मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी टीला था ये भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, जिस प्रकार से हड़प्पा का पश्चिमी टीला घिरा हुआ था। और इस टीला को दुर्ग टीला भी कहा गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पश्चिमी टीला में 2 महत्वपूर्ण भवन पाए गए हैं।
इसी पश्चिमी टीला में याद रखिएगा एक विशाल अन्नागार पाया गया है। यानी अनाज को रखने वाले भवन 1400 स्थलों में पाए गए हैं, बहुत सारे स्थलों पर पाए गए हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा बात करें कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पर पाया गया है, सबसे बड़ा अनाज को रखने वाला भवन किस नगर में पाया गया है, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो में पाया गया है। यह अन्नागार इतना बड़ा था कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी जो लंबाई थी वो 33 मीटर थी और चौड़ाई जो थी वो 57 मीटर इसकी चौड़ाई थी। काफ़ी बड़ा अन्नागार था। इस अन्नागार के अंदर में 27 कमरे थे। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन से नगर में पाया गया, हम कहेंगे मोहनजोदड़ो में पाया गया। और यह इमारत था क्या चीज़, तो यह इमारत विशाल अन्नागार था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो नगर है ना, इस मोहनजोदड़ो नगर में एक विशाल स्नानागार पाया गया है नहाने के लिए, एक विशाल स्नानागार। इस विशाल स्नानागार की लंबाई की अगर हम बात करें 39 फीट इसकी लंबाई, समझ सकते हैं आप, चौड़ाई 23 फीट और गहराई की अगर हम बात करें 8 फीट। इस विशाल स्नानागार को सांकेतिक रूप से भी यहाँ पर बनाया गया है। ये मान लेते हैं कि ये पश्चिमी जो टीला था मोहनजोदड़ो का, इसी पश्चिमी टीला में एक विशाल स्नानागार था। इस स्नानागार के बीच में स्नान कुंड था जहाँ पर पानी जमा हुआ रहता होगा, है ना। और इस स्नान कुंड में नहाने के लिए उत्तर और दक्षिण में 2 सीढ़ियाँ थीं। यानी यहाँ की जनसंख्या, मोहनजोदड़ो की जनसंख्या, जो निवास करने वाले व्यक्ति थे, इन सीढ़ियों के माध्यम से इस स्नान कुंड में नहा सकते थे। इसी विशाल स्नानागार में 3 बरामदे भी पाए गए हैं और इसी एक बरामदे के कोने पर एक विशाल कुआं भी पाया गया, एक कुआं भी पाया गया, ठीक है। और अगर हम इस स्नानागार की बात करें तो इस स्नानागार के उत्तर पूर्व दिशा में एक पाइप भी था इस प्रकार से, और दक्षिण पश्चिम दिशा में भी एक पाइप था। और ये जो उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो पाइप था ना, ये इस कुआं से जुड़ा हुआ था ताकि फ्रेश वाटर जो है इस कुआं से इस स्नान कुंड में लाया जा सके। और अगर पानी गंदा हो जाए तो ये जो उत्तर पश्चिम वाले में जो पाइप था ना, इस पाइप से गंदे पानी को बाहर निकाला जा सके। तो एक बेहतरीन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम नियोजन बनाया गया है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इतिहासकार यह बताते हैं कि यह विशाल स्नानागार हो सकता है मोहनजोदड़ो में कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया हो, ताकि वहाँ की समस्त जनसंख्या जो है कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए यहाँ पर एक साथ स्नान करती होगी। पूर्वी टीला में कुछ चीज़ें पाई गई हैं, जैसे अगर हम बात करें तो पूर्वी टीला में, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो की पूर्वी टीला में, है ना, पूर्व वाली टीला में जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या थी, यहाँ पर 1200 मोहरें प्राप्त हुई है। और ये 1200 मोहरें जो है वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। हम जानते हैं कि मोहरें प्रत्येक नगर पे पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो 1400 स्थल मिले हैं ना, इन स्थलों में मैक्सिमम स्थल पर मोहर पाए गए हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि सर्वाधिक मोहरे हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर पे पाया गया है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक मोहर जो है वो मोहनजोदड़ो पर पाया गया है। इसके अलावा इन 1200 मोहरों में अगर हम बात करें, सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहर कौन सा था, पशुपति का मोहर था। और यहाँ पर याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो पर जो सड़कें थी ना, ऐसे करके जो सड़क था, जो रोड था, ठीक है, ये रोड काफ़ी चौड़ा हुआ करता था, याद रखिएगा। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जितने भी नगर हैं, उन नगरों के रोड को अगर हम देखें तो वो भी चौड़ी हुआ करती थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे चौड़ी सड़कें किस नगर में पाए गए हैं, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे चौड़ी नगर जो है मोहनजोदड़ो पर पाया गया है। इस सड़क की चौड़ाई लगभग याद रखिएगा 10 मीटर पाई गई है। 10 मीटर हुआ करती थी सड़कों की चौड़ाई। और अगर हम बात करें तो इस सड़कों को राजपथ कहा गया है या फिर इसे राजमार्ग कहा गया है। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रत्येक स्थलों पर सड़कें पाई गई है,
यह सड़कें कच्ची ईंटों की बनाई गई है, लेकिन मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी सड़कें पक्की ईंटों से बनाई गई है। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्थल कौन सा है जिसकी सड़कें पक्की ईंटों से बनाई गई है, आप कहेंगे मोहनजोदड़ो। इसके अलावा याद रखिएगा पशु की भी मुहरें और पशु की भी मूर्तियां पाई गई है। पशुओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर हम बात करें तो एक सींग वाला बैल जो है यह मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध है और यह प्रसिद्ध मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से पाया गया। इसके अलावा बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो को है ना मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो नगर था उसके वहीं पर है ना 42 बिखरे हुए नरकंकाल पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से 42 छितराए हुए बिखरे हुए नरकंकाल पाए गए हैं, नरकंकाल के अवशेष पाए गए हैं। इसी नरकंकाल के अवशेषों को देखकर मार्टिमर व्हीलर ने यह निष्कर्ष निकाला था कि ये 42 नरकंकाल बिखरे हुए हैं। इसका यह अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्य सभ्यता के लोगों ने आक्रमण किया और आर्य सभ्यता के लोगों ने जब आक्रमण किया तो सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या को नष्ट करके एक नया सभ्यता का विकास किया जिसको वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता कहते हैं। लेकिन नवीनतम शोध के अनुसार, नवीनतम रिसर्च से यह पता चला कि मल्टीपल व्हीलर का ये जो तर्क है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो नरकंकाल 42 बिखरे हुए इसलिए पाए गए हैं क्योंकि लास्ट समय में मोहनजोदड़ो जो शहर था यहाँ पर मलेरिया का प्रकोप फैल गया और मलेरिया के फैलने के कारण यहाँ की जनसंख्या मलेरिया से नष्ट होने लगी और मलेरिया के कारण ही यहाँ की जनसंख्या जब नष्ट हुई तो ये मलेरिया का ही प्रभाव था जो 42 बिखरे हुए नरकंकाल पाए गए हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आप लोगों के लिए और भी बेहतर किया जा सके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।